हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारी ACCA की हेड स्टार्ट ब्रिज कोर्स सीरीज़ की एक और वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा एक्सेल के वो बेसिक फंक्शंस जो एक ACCA स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर्स। आप स्किल लेवल के कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको वहाँ पे एक्सेल यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे आप FR में, FM में, टेक्स्ट में, APM के अंदर आगे जाके जो आपके प्रोफेशनल के पेपर्स होंगे उनमें किस तरीके से आप एक्सेल को यूज़ करोगे, कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो एक्सेल में हमारे काम आते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि सर मेरे को अभी तक एक्सेल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और मैं ACCA करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो मुझे पता होने चाहिए या कितने लेवल का मुझे एक्सेल आना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने भी बेसिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए वो सब आपको मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, आज की ये वीडियो, और सारे एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, तो देखो बेसिकली जो कुछ फंक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे उसमें सबसे पहले तो भी हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। बेसिक सम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वो करने पड़ते हैं। एवरेज वगैरह निकालने की जरूरत पड़ती है। अंडर रूट्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं। कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता है हमें। प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है। फ्यूचर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है। NPV और IRR स्पेसिफिकली FM को लेके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सेल पे आपको यही करना है भाई। कोई लिस्ट है, कुछ वैल्यूज़ है, उनको आपको सम करना है, कुछ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सबट्रैक्ट करना है, वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है। तो कैसे आप ये बेसिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो, इनके बारे में बातचीत करते हैं साहब। सबसे पहले तो देखिए साहब, आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जिनके थ्रू हम हमारे इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास में है वो सम का है। देखो सम करने के ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तो बहुत बेसिक तरीका होता है कि आपको जैसे किसी भी वैल्यू का सम करना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप इक्वल टू दबाते हो। एक्सेल में कभी भी कोई भी आपको फंक्शन परफॉर्म करवाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवाना है, आप इक्वल टू से स्टार्ट करते हो। ठीक है, इक्वल टू का बटन दबाया मैंने, उसके बाद में मुझे जिस भी सेल को सेलेक्ट करना है मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप एरो कीज के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो, आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, सेल सेलेक्ट कर सकते हो। हर सेल का एक सेल रेफरेंस नंबर होता है। जैसे मेरा अभी सिलेक्शन आप देखोगे तो इस K3 वाले सेल पर है। K3 वाला कैसे हुआ, जो कॉलम है वो K है और जो रो नंबर है वो 3 है। तो हर सेल का अपना एक रेफरेंस नंबर होता है जिसमें भी आप वैल्यूज पुट करते हो। तो मेरे को K3 वाले सेल के अंदर बाकी के जो नीचे के दो सेल है उनको ऐड करवाना है। तो मैंने इक्वल टू दबाया, K3 को सेलेक्ट करा। अब मुझे प्लस करवाना है तो मैंने प्लस का सिंबल लगाया, प्लस का ऑपरेटर दबाया, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करा K4, वापस प्लस दबाया, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करा K5, और इन तीनों का सम कराना था। तीनों को मैंने एक एक करके सेलेक्ट करवा दिया, बीच में प्लस दबा दिया। तो वो यहाँ पे एक्सेल खुद ही समझ लेगा कि आपको फर्स्ट वैल्यू के अंदर सेकंड और सेकंड के बाद में वापस थर्ड वैल्यू को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मुझे यहाँ पे सम मिल जाएगा। ये मेरे पास में सम आ गया। अब ये जो प्लस वाला सिंबल है ये बहुत इजी यूज करने का है। आपने इक्वल टू दबाया, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करा, प्लस दबाया, वापस से सेकंड सेल पे गए, वापस प्लस दबाया, थर्ड सेल पे गए, आपने आपको थर्ड सेल सेलेक्ट करा। अब आप एंटर कर दोगे, आपके पास में सम आ जाएगा। तो एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू तक तो ये समझ में आता है। बट जब वैल्यूज बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पर अब मुझे इस पूरी लिस्ट का सम कराना है, ये पूरी लिस्ट का मान लो मुझे सम चाहिए लास्ट में। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं प्लस करके रखूंगा तो भाई एक करा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे ऑब्वियसली बात है बहुत टाइम लगेगा। हाँ हो तो जाएगा बट टाइम बहुत लगेगा यार। एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट तो अपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है एक एक को करने जाएंगे तो ये देखो हो तो गया, सम तो आ जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इतना टाइम में एग्जाम में वेस्ट नहीं करना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फिर ये काम अपन आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन होता है। अगर आपको सम का फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप इक्वल टू सम का फंक्शन यूज कर सकते हो। जब भी आपको मल्टीपल सेल्स को ऐड कराना हो तो इक्वल टू सम करो, लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, सेल रेंज, जो भी जिन भी सेल का आपको सम कराना है उन सबको सेलेक्ट करके आप एंटर करोगे तो भी आपके पास में डायरेक्टली सम आ जाएगा। इसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं इक्वल टू करके कर रहा हूँ तो भी आंसर तो मेरे पास में देखो आ ही रहा है। आंसर की दिक्कत नहीं है बट इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अब इसको शॉर्टकट से कैसे करें, फंक्शन है इक्वल टू सम का, मैंने जैसे यहाँ पे लगाया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन।
अब वो मेरे से मांग रहा है नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे उसको जो जो नंबर्स की जरूरत थी मैंने उस नंबर्स को सेलेक्ट करवाया। मैंने कहा ये तीनों नंबर का सम करना है, मैंने तीनों सेलेक्ट करा, ब्रैकेट करा, क्लोज कर दिया, एंटर। ये आपका सम आ गया यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है ना। इक्वल टू सम के फॉर्मूले से अपन ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, उसके बाद में जो जो सेल का मुझे सम कराना है उनको सेलेक्ट करा। जब एक्सेल में आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कराते हो, मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कराते हो ना, तो उनके बीच में ये इस टू का सिंबल आता है, ठीक है, दो डॉट आ जाते हैं। ये बताता है कि रेंज है, मतलब K3 से K5 तक की रेंज का सम चाहिए आपको। अब ऐसे यहाँ पर भी मल्टीपल रेंज है, तो मैंने लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और एक एक करके इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करा दिया। तो C3 से लेकर के C12 तक के सारे सेल सेलेक्ट हो गए, ब्रैकेट करा, क्लोज, एंटर। ये इनका सम है, ठीक है। तो कभी भी आपको सम वगैरह करवाना हो तो आप इक्वल टू करके प्लस के थ्रू भी कर सकते हो, बट उसमें ऑब्वियसली बात है कम वैल्यूज होंगी तो बेटर रहेगा, ज्यादा वैल्यूज होंगी तो इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला बेटर रहता है, ठीक है साहब। यहाँ पे जैसे कम वैल्यूज हैं तो मुझे अगर सम कराना होगा तो मैं इक्वल टू फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल करा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे इक्वल टू सम भी यूज कर सकता हूँ। दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा। एक से टाइम कम लगेगा, एक से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कम वैल्यूज होंगी तो इक्वल टू सम से भी काम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ज़्यादा वैल्यूज हो तो आप इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अच्छा, एक्सेल में इक्वल टू सम करने का एक शॉर्टकट भी होता है। इंस्टेड ऑफ कि आप इक्वल टू सम करो, आप एक्सेल में, अब ये एग्जाम में काम नहीं करता है, बट एक्सेल में आप ऑल्ट इक्वल टू भी दबा सकते हो। ऑल्ट दबाया और इक्वल टू का बटन दबा दिया तो वो ऑटोमेटिकली सम कर देता है, ठीक है। ये शॉर्टकट नॉर्मल एक्सेल में काम करता है आपका, ठीक है ना। शॉर्टकट फॉर सम मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट ये आपके एग्जाम में काम नहीं करेगा। एग्जाम में आपको हाथ से लिखना पड़ता है। तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, और आपका सम हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक फंक्शन सम करने का। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। आपको बोल रखा हो, जैसे यहाँ पे बोल रखा है भाई सेल है, मार्जिन आपको दे रखी है 20% की, आपको बोला है प्रॉफिट निकालो। अब ये कैसे करोगे? तो इसके लिए भी आपके पास में एक्सेल में एक बहुत सिंपल तरीका होता है। इक्वल टू लगाया, दो सेल को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करा। मल्टीप्लाई के लिए आप एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हो, एस्ट्रिक का सिंबल। ये मैंने एस्ट्रिक का सिंबल लगाया, सेकंड सेल को सेलेक्ट करा दिया, एंटर कर दिया, तो मेरे पास में यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया कि भाई ये जो सेल वैल्यू है इसका 20% मार्जिन कितना होगा, वो इतना होगा। वैसे तो अपने पास में एक फॉर्मूला भी होता है, मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला भी होता है प्रोडक्ट का। इक्वल टू प्रोडक्ट करके एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप फर्स्ट सेल सेलेक्ट कराते हो, कॉमा करके सेकंड वाली वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो भी आंसर आता है। बट हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को एग्जाम में यूज मत करना, एग्जाम में ये काम नहीं आता है। एग्जाम में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके काम चला सकते हो। इक्वल टू लगाओ, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का सिंबल लगाओ, सेकंड सेल को सेलेक्ट करो, आपके पास में मल्टीप्लाई आ जाएगा। ऐसे सर डिवाइड करना पड़ सकता है कभी अपने को, हाँ सर बिल्कुल। डिवाइड के लिए क्या करेंगे? डिवाइड के लिए भी सिंपल, जैसे मुझे फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू डिवाइड करनी है। यहाँ पे मुझे दे रखा है टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, और मुझे बोल रखा है रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है 250 kg। आपको कॉस्ट पर केजी निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है, मुझे कॉस्ट पर केजी निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट को केजी से डिवाइड करना है। तो मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने मेरे कॉस्ट को सेलेक्ट करा, स्लैश डिवाइड बाय केजी करा, मेरे पास में आंसर आ गया 227.20। डिवाइड करने के लिए स्लैश का सिंबल लगाते हैं। डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना, डिवाइड को आप स्लैश से ही करते हो। तो इक्वल टू करा, जो अपना न्यूमरेटर है उसको पहले सेलेक्ट करा, स्लैश जो डिनोमिनेटर है उसको सेलेक्ट करा, एंटर। ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर पहले सेलेक्ट होना चाहिए, स्लैश के बाद में डिनोमिनेटर होना चाहिए। उल्टा करोगे तो फिर वो एक्सेल को नहीं पता है कि भाई क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, वो उसके हिसाब से आपको आंसर दे देगा। अगर मैंने यहाँ गलत कर दिया होता, मैंने पहले डिनोमिनेटर सेलेक्ट करा होता और बाद में न्यूमरेटर करा होता, तो वो उसके हिसाब से मुझे आंसर दे रहा होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को सही से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले न्यूमरेटर को सेलेक्ट करो, इक्वल टू लगाओ, न्यूमरेटर सेलेक्ट करो, स्लैश, फिर डिनोमिनेटर सेलेक्ट करो, एंटर करो, आंसर आ जाएगा। सर माइनस कराना हो, सब्ट्रैक्ट कराना हो, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सिंपल है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पहले सेलेक्ट करो, जैसे मुझे यहाँ सेल्स दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने कहा भाई सेल में से कॉस्ट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आता है। तो सेल दे रखी थी, मैंने माइनस का सिंबल लगाया, उसके बाद में कॉस्ट को सेलेक्ट कर दिया, एंटर करा, ये मेरे बीच का प्रॉफिट आ गया, डिफरेंस आ गया। तो कभी भी दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो वही इक्वल टू लगा के पहले फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट करा, माइनस का सिंबल दबाया और सेकंड वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन माउस से कर सकते हो, सिलेक्शन आप कीबोर्ड से कर सकते हो, दोनों चीज़ें चलती है एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल लेवल पे बच्चे जब एक्सेल देना सीखते हो तो माउस यूज़ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सेल को यूज़ करना चाहते हो तो कीबोर्ड पे शिफ्ट हो जाओ, कीबोर्ड से यूज़ करो, एग्जाम में स्पीड बनती है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड पे जो अप डाउन एरो कीज है उनसे आप सिलेक्शन कर सकते हो सेल्स का। अब जैसे इसको अपन कैसे यूज कर सकते हो, और तो जैसे मान लो मेरे पास में ये एक
पर्टिकुलर कॉस्ट शीट का एग्जांपल है। जैसे मुझे सेल प्राइस दे रखी है, मुझे बोल रखा है कि 1 यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, आप कंट्रीब्यूशन निकालो पहले पर यूनिट का, ठीक है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, उसके बाद में उसकी निकालो टोटल कॉस्ट, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाल दो। तो मैंने कहा भाई मुझे 25 में से 14 को माइनस करना है, 25 को सेलेक्ट करा पहले, -14, यहां मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैंने कहा भाई 11 इंटू एस्ट्रिक का सिंबल दबाया और मैंने लगाया यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने सेलेक्ट करवाया यूनिट्स, मल्टीप्लाई पहले सेलेक्ट कराया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक का सिंबल लगाया, मल्टीप्लाई करा यूनिट से, मैंने एंटर करा, मेरे पास में कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, तो कंट्रीब्यूशन का सेल सेलेक्ट करा, माइनस का सिंबल लगाया, नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट को सेलेक्ट करा, एंटर करा, मेरे पास में प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में अपन यूज करते हैं, तो अलग अलग सिनेरियोज में यूज करना पड़ सकता है। बेसिक ऑपरेटर सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में हम इन्हीं को यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है ना। तो इनके ऊपर धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप एक्सेल में सॉल्व करना स्टार्ट करो, इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपकी कमांड बनती रहेगी। एक और तरीका यहाँ पे मैं इक्वल टू सम भी कर सकता था। कभी कभी अपन ये भी करते हैं कि अपन ना जिस वैल्यू को माइनस करना होता है, मतलब लेस करना होता है, उसको अपन माइनस सिंबल के साथ में लगा देते हैं। अब यहां पे अगर आपने 25 माइनस 14 लिखा तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो है सेल के अंदर वो नेगेटिव है। अब जब वैल्यू आपने नेगेटिव कर दी है और फिर आपने एक्सेल को बोला कि माइनस करो, तो वो माइनस माइनस प्लस कर देता है। मैक्स का रूल होता है माइनस माइनस प्लस। तो आपने यहाँ पे अगर फॉर्मूले में उसको बोला कि K33 के सेल में जो वैल्यू है उसमें से K34 की सेल की वैल्यू को माइनस कराओ, तो उसने कहा कि माइनस तो कराऊंगा बट ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो वो माइनस माइनस प्लस कर रहा है। तो यहां पर अगर आपने पहले वाले में जैसे इससे बोलोगे सर ऊपर कैसे आंसर आता, क्योंकि ऊपर मैंने नेगेटिव सिंबल नहीं लगाया था, ऊपर मैंने 14 को लिखा हुआ नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला कि भाई K25 वाले सेल में जो वैल्यू है उसमें से K26 को माइनस कराओ। सिंबल कुछ लगा हुआ नहीं है तो उसने माइनस कर दिया, बट यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल लगा हुआ है। तो ऐसे केस में आप सम करवा सकते हो, आप सम करवा लो। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 25 प्लस माइनस 14 बोलेगा, तो प्लस माइनस 14 वो ऑटोमेटिकली माइनस 14 आ जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर भी मैं इक्वल टू सम करवाऊंगा तो मेरे पास में डिफरेंस आएगा। तो अगर आपने वैल्यूज को नेगेटिव में लिखा हुआ है सेल के अंदर, तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपने वैल्यूज को नेगेटिव लिखा हुआ है तो फिर आप इक्वल टू करके माइनस मत करवाना, वहां पर बेटर ये रहेगा कि आप सम करवाओ। अगर आपने वैल्यूज को नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है और आपको माइनस करवाना है, लेस करवाना है, तो आप फर्स्ट सेल सेलेक्ट करो, माइनस सेकंड सेल सेलेक्ट करो, चलेगा। बट जहां पे आपने ऑलरेडी सेल के अंदर वैल्यूज को नेगेटिव लिखा हुआ है तो वहां पे फिर इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना, तब जाके वो एक्चुअली में माइनस करेगा, अदरवाइज माइनस माइनस प्लस करके वो आपको सम का आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस चीज का छोटा सा ध्यान रखना होता है। ये एक छोटी मिस्टेक है, स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं, तो मैंने कहा एक बार ये आपको बता देते हैं। तो या तो इस तरीके से करो तो आप फॉर्मूले में माइनस करवा सकते हो, या अगर आप सेल के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हो, जो लेस करना है उसको नेगेटिव लिख रहे हो, तो फिर सम करवाना। ठीक है, ये अपने बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात हुई, जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, हर जगह पर हमें हर क्वेश्चन में यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले इनकी आपको प्रैक्टिस करनी। इसके बाद में फिर और भी कुछ फंक्शंस है जो हम यूज ले सकते हैं, जिसमें एक आता है एवरेज का। कभी अगर मुझे वैल्यूज दे रखी है और मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली इक्वल टू एवरेज में लिख सकता हूं फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और जो भी मेरे सेल है उन सबको मैं सेलेक्ट करा सकता हूं। ब्रैकेट को करा मैंने क्लोज, एंटर, मेरे पास में एवरेज आ गया। तो कभी भी एवरेज निकालना हो तो भी कोई ज़रा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इक्वल टू एवरेज का सिंबल लगाओ, आपके पास में एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी काम अपना आसान हो जाएगा। कभी अगर अंडर रूट वगैरह निकालना हो, किसी वैल्यू का मुझे अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, हम जैसे EOQ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, क्लासेस में आप आओगे अपन फॉर्मूले देखेंगे EOQ के, EBQ के, कभी और किसी तरीके की वैल्यूज वगैरह निकालनी होती है तो हमें अंडर रूट की जरूरत होती है, स्क्वायर रूट की जरूरत होती है, ठीक है, क्यूब रूट वगैरह निकालने पड़ सकते हैं। इनको आप एक्सेल में कैसे सॉल्व करोगे? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना, आपको बोला जा रहा है कि भाई वैल्यू है आपके पास में 125, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट।
ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते अपने, बट अगर मान लो एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें अपने फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो √125 आ रही है, EOQ वगैरह के क्वेश्चन में आती है, तो अंडर रूट वगैरह कैसे निकालेंगे एक्सेल में, तो आपके पास में दो तरीके, स्क्वायर रूट वगैरह कैसे निकालोगे, या तो आप SQRT का फॉर्मूला लिख सकते हो, स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म होता है SQRT, और इसको फॉर्मूला को लगा के मेरे को जो वैल्यू जिसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा, एंटर करा, मेरे पास में आंसर आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है। मैं अगर एग्जैक्ट जाना चाहूँ तो मैं इसको एक काम करते हैं, इसको 225 ले लेते हैं, तो एग्जैक्ट 15 आंसर जैसे आ गया आप। एक तो तरीका है SQRT वाला, एक तरीका और है, आप इक्वल टू में पावर को, एक्सपोनेंट के सिंबल को यूज कर सकते हो, और वही हमारे पावर कैलकुलेट करने में भी काम आती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है 225 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने लिखा 225, एक एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, ये आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड पे, जो ऊपर नंबर कीज है उसमें 6 लिखा होगा, 6 के बाद देखना एक ऊपर अपवर्ड फेसिंग एरो होगा, ये जो सिंबल है एक्सपोनेंट का सिंबल होता है। इस एक्सपोनेंट के सिंबल को क्लिक करके अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो स्क्वायर रूट को अपन लिखते कैसे थे, स्कूल में करने सर मैम ने जो भी आपके थे उन्होंने सिखाया होगा कि भाई अगर आपको 225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो 225 टू द पावर हाफ। तो मैं इसको बस इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं, मेरे को पता है मुझे 225 की पावर हाफ करनी है, उससे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में पावर 1/2 लिख देते हैं। तो मैंने लिखा भाई 225 की मुझे पावर हाफ करनी थी, तो मैंने पावर कर दी हाफ और एंटर करा, तो भी आंसर देखो सेम है, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, आप पावर एक्सपोनेंट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इसी में अगर मान लो क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, क्वेश्चन मान लो आपको कह रहा है क्यूब रूट निकालो, लेट्स से कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा मैंने मेरी वैल्यू टू दी पावर, अब क्यूब रूट होता है 1/3, तो मैंने पावर कर दी 1/3 और ये एंटर करा, तो ये मेरे पास में आंसर आ गया। तो कभी भी क्यूब रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, मान लो अंडर रूट पावर 4 है, अंडर रूट पावर 6 है, ऐसा कुछ निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपोनेंट के बाद में जिस भी टाइप का आपको रूट निकालना है उसको आप लिख दोगे। अगर 4 रूट निकालना है तो 1/4 कर देंगे, 5 अंडर रूट निकालना है तो 1/5 कर देंगे, ऐसे आप करते रह सकते हो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट निकालने में काम आता है। ऐसे ही मान लो पावर वगैरह निकालनी है, आपको पावर निकालनी है, नॉर्मली ऐसा अपन ना फ्यूचर वैल्यू वगैरह में करते हैं, ठीक है, अभी अपन देखेंगे इसको भी, ठीक है। तो अंदर रूट वगैरह निकालना हो तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला भी है, या फिर आप पावर भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब ऐसे अगर मान लो मुझे कंपाउंडिंग करनी है, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन अपन करते हैं, तो इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट कभी निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कभी निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह तो देखो बहुत आसानी से निकल जाते हैं अपने पास में, जैसे Alec invested $50,000 for 4 years at the rate 8%. How much will his investment grow at the end of 4 years? ये आपको बोला जा रहा है कि भाई इसको आपको कैलकुलेट करना है। एक एलेक्स करके बंदा है, उसने $50,000 इन्वेस्ट करे 4 साल के लिए 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप बताओ कितने रुपए इसको मिलेंगे आफ्टर एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का अपना सिंपल फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, मतलब फ्यूचर इंटरेस्ट में कितना पैसा आपको मिलेगा, तो फॉर्मूला होता है भी आपका प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड या एन जो अपन बोलना चाहे,
शॉर्ट में P इंटू आर इंटू एन अपन इस फॉर्मूले को बोलते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि आफ्टर 4 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितने पैसे होंगे आपके पास में, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल टू प्रिंसिपल है 50,000 का, मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको अपने टाइम पीरियड से, पहले रेट से 8%, फिर मल्टीप्लाई करना है मुझे ईयर से, तो मैंने लिखा 4। तो P इंटू आर इंटू एन, बस वो करना है। P है अपना 50,000, R है अपनी 8% की, N है अपना 4 साल का, आपस में मल्टीप्लाई करा, एंटर आया, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपनी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गई एक बार तो। अब टोटल कितने रुपए होंगे वो अगर निकालने हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना है आपको। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 16,000 का, उसमें आपने 50,000 का प्रिंसिपल ऐड करा, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया 66, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार तो अपने मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने को निकालनी थी आफ्टर 4 इयर्स, तो मैंने उसके लिए कहा कि अभी मुझे प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है। प्रिंसिपल मेरा 50,000 था, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 16,000 आया, मैंने ऐड कर दिया। यहीं पे अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर अपना फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, या जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम कहते हैं P इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन या टू दी पावर टी, जो आपने स्कूल में सीखा हो। तो इसको अगर अपने को एक्सेल में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो जरा देखो, यहाँ पे मुझे पावर यूज करनी है। पावर का तरीका भी सिंपल सा है। इस बार सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज चेंज हो रही है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेट्स से। बाकी सब कुछ सेम है। तो अब मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला मुझे दिमाग में होना चाहिए, P इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है और इससे मेरा आंसर आ जाएगा, इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर मेरी 8% की है। अब यहाँ पे पावर चाहिए मुझे 4, तो मैंने पावर के लिए एक्सपोनेंट का सिंबल लगाया, लिखा 4, कर दिया एंटर, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस एक्सपोनेंट की सिंबल को दो जगह पर यूज कर सकते हो। एक बार जब आपको पावर का आंसर निकालना है, तो मुझे वहां पे 1 प्लस आर टू दी पावर एन करना था, तो पावर एन निकालने के लिए भी मैंने एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करा। और अंडर रूट वगैरह निकालना होगा तो भी आप एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करोगे, ठीक है साहब। तो ये एक्सपोनेंट का सिंबल हमारे काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है। पावर निकालने के लिए अपन नॉर्मल तरीके से एक्सपोनेंट का सिंबल लगा के नॉर्मल पावर लिख देंगे। अंडर रूट निकालने के लिए 1 अपॉन लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो आंसर गलत आएगा। तो अगर आपको अंडर रूट या क्यूब रूट या कोई और दूसरा रूट निकालना है तो उसके लिए आप ब्रैकेट के अंदर 1 स्लैश जो भी आपका रूट है 2, स्क्वायर रूट के लिए 2, क्यूब रूट के लिए 3, और कोई पावर है, रूट है, रूट की पावर चाहिए 4, 5, 6 जो भी है वो आप लिख सकते हो। ये कहाँ पे काम आएगा, अभी जैसे आप लोग FM वगैरह में हम लोग बात करते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए एनुअल इफेक्टिव डिस्काउंट रेट वगैरह निकालने के काम आता है, ठीक है। PM वगैरह में EOQ EBQ वगैरह निकालने के काम आता है, ठीक है। ये तो आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के काम आता है, तो काफ़ी जगह पर काम आता है हमारे लिए, ठीक है साहब। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए और जरूरत पड़ती है हमारे एग्जाम में। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के ना दो तरीके होते हैं हमारे पास में। जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है उसी से हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनता है। हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू के जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो इक्वल टू के अगर इधर आएगा तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर एन बनता है। तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे पास में एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, उससे भी यूज कर सकते हो। तरीका सेम है, जो आपका पावर आपको निकालनी है यहाँ पे उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को इनपुट कर सकते हो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका भी करके। मान लो क्वेश्चन कुछ अब ऐसे पूछा जा रहा है कि
Alex wants to have, let's say, $80,000 after 4 years. और वो आपसे पूछ रहा है हाउ मच टू इन्वेस्ट टुडे, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट टुडे. To have $80,000 in hand after 4 years if bank is offering compound interest at the rate of, let's say, 6%. ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है. अब मेरे को यहाँ पे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कि आज कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए आपको अगर आपको 4 साल बाद 80,000 रुपीज आपके हैंड में चाहिए और बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपके पास में फ्यूचर की वैल्यू है. आपको पता है कि फ्यूचर में आपको चाहिए 80,000. आपको आज कितने इन्वेस्ट करने हैं वो अपने को निकालना है. तो सिंपल फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r टू द पावर n. ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो इसके लिए मैंने कहा भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. फ्यूचर वैल्यू मेरे पास में है 80,000 की. मुझे इसको डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? 1 + r. r है अपनी 6% की इस बार, टू दी पावर n. n है अपना 4 ईयर का. तो बस मैंने जो फॉर्मूला है उसको इनपुट कर दिया है और कुछ नहीं करा है और मेरे पास में आंसर आ गया कि अगर आज आप 63367 इतने रुपए इन्वेस्ट करते हो 4 इयर्स के लिए एक बैंक में जो आपको 8% की इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो आपके पास में 4 साल के बाद में 80,000 रुपीज आ जाएंगे. तो जो अपना फॉर्मूला था मैंने बस उसको लिखा है. मैंने कहा भाई पहले इक्वल टू लगाया फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय, डिवाइड के लिए स्लैश का सिंबल लगाया, 1 + r को लिखा टू दी पावर 4. तो जो बोल रखा है फॉर्मूले में मैं बस उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. इक्वल टू लगाने के बाद में सही सिंबल यूज करने हैं अपने को बस, और अपने पास में हमेशा एक्सेल में आंसर आता है. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका इसको अपन एक और तरीके से करते हैं. फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. आपको एग्जाम में क्या टेबल मिल जाती है डिस्काउंट फैक्टर्स वगैरह की, एमए के पेपर में, पीएम के पेपर में, एफएम के पेपर में, आप उनको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वो भी है, वो आप क्लास में आओगे तब अपन डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीजें मिलती हैं. तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है. इस तरीके से अपन इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं. अलग अलग तरीके के आप फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हो, उससे आपका काम आसान हो सकता है. मेन तो देखो वही है, अगर आपने ऑपरेटर्स को सही से लगाना सीख लिया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर एक्सपोनेंट वगैरह, तो मोटा मोटी मेजोरिटी काम वहां पे हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है. जो बच्चे एमए वगैरह पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग में, एमए में हम एनपीवी वगैरह पहले तो हाथ से निकालना सीखेंगे क्योंकि नॉलेज लेवल के ऊपर आपके पास में एक्सेल नहीं होता है. बट जब आप एफएम में आओगे, एएफएम में आओगे, वहां पे एनपीवी निकालने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे. एनपीवी आईआरआर दोनों के लिए हमारे पास में फंक्शन होता है. ठीक है, अब ये एनपीवी होती क्या है, तो बेसिकली जो बच्चे जिनको अभी तक इस चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, आप लोग समझो कि आज आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा. आप सोच रहे हो कि सर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें मेरे को आज 2,40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मुझे बिजनेस से कुछ इस तरीके से पैसे वापस मिलेंगे. क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं चाहिए? एक दिमाग में आएगा ना कि सर ये जो बिजनेस का आइडिया आया है, ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है, क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये फायदा या नुकसान निकालने के लिए कैश टर्म्स के अंदर हम एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, आप क्लास में आओगे तब हम बात करेंगे. ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमारा टॉपिक है. कंपनीज को ये डिसीजन लेना होता है कि भाई कोई भी प्रपोज इन्वेस्टमेंट अगर उनके पास में है, अपॉर्चुनिटी है, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को उन्हें टेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसके लिए अपन एनपीवी और आईआरआर और ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टेक्निक्स हमारे पास में, उनको कैलकुलेट करते हैं. उसमें से एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये बोलता है कि भाई देखो ये जो फ्यूचर के आपके पास में कैश फ्लोज है ना, इनको आप आज की अपनी इनकम से कंपेयर करना चाहते हो, बट ये एक्चुअली में कंपेरेबल नहीं है क्योंकि फ्यूचर की वैल्यूज पे. तो पहले मुझे इन सारी फ्यूचर वैल्यूज को आज की प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है और उसके हिसाब से मुझे आंसर निकालना होता है. ये काम एक्सेल मुझे 1 सेकंड में करके दे सकता है. मैं यहाँ पे एनपीवी निकालने के लिए कुछ नहीं करूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाऊं, इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन,
ठीक है। रेट कितनी है साहब, रेट के लिए मुझे बोल रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9% की, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एनपीवी क्या होगी और क्या आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैंने रेट में लिखा 9%, कॉमा, मैंने वैल्यूज़ में ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक की, जो मेरे 0 ईयर के बाद में, मतलब ईयर 1 से लेके जो भी लाइफ दे रखी है प्रोजेक्ट की, एंड तक जितने कैश फ्लोज उनको सेलेक्ट करवाया और उसमें से मैंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करवा दिया और मेरे पास में ये एनपीवी आ गई। बस जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आफ्टर लर्निंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दे रखा है, वो लोग अभी अपने थोड़े से ना ऐसे एक वो बाल खुजाने वाली एक मूवमेंट आया होगा कि सर ये इतना आसान है तो हम लोग क्लास में वो इतना बड़ा मेथड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्त एमए के पेपर में एक्सेल नहीं होता बट एफएम के पेपर में एक्सेल होता है। तो एफएम में अगर मुझे एनपीवी निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को बस एक टेबल बनानी है और एक बेसिक सा एनपीवी का एक फॉर्मूला लगाना है और मेरा काम हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एनपीवी का फॉर्मूला इक्वल टू एनपीवी, आपने रेट दी और आपने ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक के जो भी आपके कैश इनफ्लोज है वो दिए, इससे आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाती है, उसमें से आपने अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करा, आपके पास में एनपीवी आ जाती है। कुछ इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग क्लास में आओगे एफएम की, तब हम ये एनपीवी वाला फंक्शन देख रहे होंगे। ऐसे ही एक आईआरआर का फंक्शन है। आईआरआर तो और ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को, क्योंकि आईआरआर के लिए बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है। उसमें हम ये कहते हैं कि आप पहले लोअर रेट को निकालो, लोअर रेट से एक एनपीवी निकालो, लोअर रेट वाली पॉजिटिव, फिर हायर रेट के ऊपर एक नेगेटिव एनपीवी निकालो, फिर अपन एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर रेट प्लस एनपीवी बाय लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी बाय लोअर रेट माइनस एनपीवी बाय हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। बहुत ही बड़ा सारा वो फॉर्मूला है, बहुत ही बड़ा मेथड है। ज़्यादातर एमए के बच्चे उस टॉपिक में आके बोलते हैं कि सर नहीं आए तो बढ़िया है क्या, बट एफएम में जब आओगे तो यही काम अपन आईआरआर निकालने का भी एक फंक्शन से करेंगे और बहुत ही जोरदार इजी फंक्शन है यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की आईआरआर निकालनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट ओपन, सारे की सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कराया, ब्रैकेट करा क्लोज और करा एंटर, आ गई आईआरआर। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इधर उधर से मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इतना सा छोटू सा फंक्शन है इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट ओपन, आपने अपनी वैल्यूज को सेलेक्ट करा है, ब्रैकेट करा क्लोज, करा एंटर, आपके सामने आईआरआर आ गई। ठीक है ना। और एक्सेल में ये डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का भी ऑप्शन होता है, एग्जाम में भी मिलता है हमें, तो हमें जितने डेसिमल प्लेस का आंसर मांगा है उसके हिसाब से मैं आंसर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ और ये आईआरआर आ गई। बस बहुत इजी फंक्शन है ये। तो जिन बच्चों ने आईआरआर पढ़ रखी है उनको याद आ रहा होगा सर आईआरआर निकालने का जो एक्चुअल मेथड है, जो बच्चे सीए बैकग्राउंड से स्पेशली वो वीडियो देख रहे हैं, जो आगे एसीसीए करना चाहते हैं, आप लोगों को पता होगा भी आईआरआर निकालने का जो अपना इंटरपोलेशन का मेथड है, फॉर्मूला है, वो कितना खतरनाक पड़ता है, टाइम लगता है। आपको एफएम के अंदर, एसीसीए में एफएम या एएफएम के अंदर 1 सेकंड में 1 लाइन में आंसर आता है। आपको बस अपने वैल्यूज़ को लिखना है, एक टेबल बनानी है, ठीक है, और इक्वल टू आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद में आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं, हमारे और भी हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जो आपके काम आएगी, बट एक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था, स्पेशली वो बच्चे जो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि सर हमें एक्सेल नहीं आता है तो क्या हमें कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, क्या हमें दिक्कत आएगी एक्सेल को ट्राई करने में, सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो मेरे को एक आइडिया देना ज़रूरी था उन बच्चों के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो 11th-12th के बाद में या 11th-12th के साथ में एसीसीए अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या सीए बैकग्राउंड से हैं और अब एसीसीए स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो एक्सेल कुछ खास आता नहीं है, एसीसी में तो एक्सेल यूज़ करना पड़ता है एग्जाम के लिए। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही एडवांस एक्सेल यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल हम एक्सेल यूज़ करते हैं। आप क्लास में आएंगे तो और भी जो बाकी की चीज़ें हैं हम पे काम करेंगे। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे, ठीक है, बट एक बार आपका हाथ जम जाएगा और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी नहीं। चलिए तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम आई हो, आपके कोई भी दोस्त वगैरह जिनको अगर एक्सेल को लेकर के डाउट है कि यार एसीसी में किस तरह का एक्सेल आता है, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, या कोई बच्चा है जो स्टार्ट में सीखना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है कि एक्सेल वगैरह सर मेरे को थोड़ा बहुत अगर पता हो तो मेरे लिए सही रहेगा, स्पेशली जो बच्चा जो एफआर या एफएम का पेपर प्रिपेयर कर रहा है स्किल लेवल का, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जितना उनके काम का है वो मैंने यहाँ पे बताया, बाकी की जो और भी चीज़ें हैं वो तो आप क्लास में आओगे तो और अपन प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें वैसे भी समझ में आ जाएंगी। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको ऐसी किसी और वीडियो के साथ में।